अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ GSC 101 का फ़ाइनल टर्म पास पेपर। ठीक है, ये आपके लिए प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है और उम्मीद करती हूँ जैसे आपने मिड टर्म में मेरी फाइल्स को पढ़ा और याद किया, समझा, आपके फुल मार्क्स आए हैं माशाल्लाह से, इस बार भी ऐसा ही होगा। तो हमारे पास GSC 101 के क्वेश्चन हैं। टोटल क्वेश्चन है 52, सब्जेक्टिव 12 होंगे और MCQs 40 होंगे। तो चलते हैं जी। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये सारी फ़ाइल अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे जो है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक फॉलो करें और फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ब्राइन? इन दिस मेथड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट इज़ इलेक्ट्रोलाइज्ड। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज़ कॉल्ड ब्राइन। कि इस सॉल्यूशन में जो है सोडियम क्लोराइड जो है उसे कॉमन साल्ट के साथ इलेक्ट्रोलाइज यानी मिक्स किया जाता है और जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl है वो ब्राइन कहलाता है। और ये आपसे इंपॉर्टेंट MCQs है, ये आप हाईलाइटेड भी कर सकते हैं कि जो एक्वस सॉल्यूशन है यहाँ पे मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ कि Na या आपने किया हुआ होगा। अगर आपको पूरा नहीं आता तो ये आप जो मैं यहाँ पे आपको करवा रही हूँ ये इक्वेशन भी आप उधर लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर आ जाएंगे। Na+Cl ये आपको आता तो होगा लेकिन फिर भी मैं करा देती हूँ। NaCl इज इक्वल टू क्या है कि NaCl सोडियम को और क्लोराइड को अगर आप जो है वो रिएक्ट करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइज करवाएंगे तो हमारे पास NaCl बनेगा जो है ब्राइन। ठीक है, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज़ कॉल्ड ब्राइन। ये इक्वेशन आपने याद कर लेनी है और नोट कर ली है और इंशाल्लाह अगर आप ये पेपर में लिखेंगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे। और अमूमन ये वो आपसे क्विज़ में भी पूछ लेते हैं या वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डैश इज़ कॉल्ड ब्राइन। तो आपने याद रखना है द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज़ कॉल्ड ब्राइन। आगे है जी, डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है लेकिन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आपने पहले भी पढ़ा होगा प्रोकैरियोट सेल्स के बारे में और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। नो डिफाइंड न्यूक्लियस बट अ न्यूक्लियोटाइड रीजन। कि प्रोकैरियोटिक्स के पास जो डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता लेकिन न्यूक्लियोटाइड रीजन ज़रूर होता है। और यूकैरियोटिक के साथ डिफाइंड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक के बाद न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। आगे फिर प्रोकैरियोटिक में क्या है, नो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज। और यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बॉन्ड होती हैं। फिर आगे स्मॉल इन साइज 1.2 माइक्रो इन बैक्टीरिया। ये आपसे पूछ सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स इन साइज स्मॉल इन साइज डैश, तो 1 से लेकर 2 माइक्रोन्स इन बैक्टीरिया। और ये लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑन एवरेज 20 माइक्रोन्स ऑफ एनिमल सेल्स। फिर प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ अ पेप्टिडोग्लाइकेन, अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड एंड शुगर। और यूकैरियोटिक्स में क्या होता है कि सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ अ सेलुलोज प्लांट एंड चाइटिन फंजाई। ये कॉमन से हैं, इसमें डिफरेंस कॉमन सा है कि पहले में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, एब्सेंट होता है और न्यूक्लियोटाइड होता है और दूसरे में होता है और ऐसे करके ऑपोजिट है एक दूसरे से। तो ठीक है, ये आपने याद कर लेना है और अगर फिर भी नहीं समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डिफरेंट बिटवीन सेलुलर रिस्पायरेशन एंड ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन। अच्छा जी, सेलुलर रिस्पायरेशन एंड ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन वाला जो सवाल है ये 3 बार रिपीट हो चुका है और इसके कुछ डिफरेंस आप लिखने दें। डिफरेंस बिटवीन सेलुलर एंड ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन। और मेरी अगर सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप उसे ग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे जैसे हमने ऊपर पढ़ा है, एक दो डिफरेंस ऐसे लिखेंगे तो वो ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बच्चे को ज़्यादा नंबर देते हैं। ठीक है, सेलुलर रिस्पिरेशन इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स ऑफ अ मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफ अ प्रोडक्शंस ऑफ एनर्जी। की जो सेलुलर रिस्पिरेशन होती है वो कैसी सीरीज होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस की होती है और एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करती है। और ऑर्गेनिज्मिक रिस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट ऑफ अ बॉडी डेट रिजल्ट इन इनहेलिएशन एंड एक्सहेलिएशन ऑफ एयर। ये तो बड़ा ही कॉमन सा सवाल है, ये आप दोनों को आप सबको आना चाहिए। ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट को सामने बिठाया हुआ है। तो डिफाइन इकोलॉजी एंड फॉलो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, ये भी आपने करना है। लेकिन ऊपर वाला जो मैं बता रही हूँ बार बार, ऊपर वाला 3 बार रिपीट हो चुका है तो आपने याद रखना है। इकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। की इकोलॉजी क्या है कि इंटरेक्शन होता है अमंग ऑर्गेनिज्म और उनके इन्वायरमेंट के दरमियान। द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म विच ईच अदर एंड देयर इन्वायरमेंट, कि एक ऐसी स्टडी है जो ऑर्गेनिजम्स और उनके इंट्रैक्शंस के आपस में कैसे एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन करते हैं वो है। तो ये आपने याद रखना है। आपने डिफाइन इकोलॉजी एंड फॉलो इन, अगर उन्होंने पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, बायोस्फीयर एंड एनवायरनमेंट है, सब सरफेस ऑफ अर्थ एंड क्रस्ट है, वाटर बॉडीज ऑन अर्थ सरफेस है, एटमोस्फेयर द सराउंडेड अर्थ है।
और नीचे है एनर्जी फ्लो इन इकोलॉजी। ऊपर पूछा गया है ना, तो ये सारा मैंने बड़ा ही आराम से जो है आपके लिए ना नेट से सर्च करके कुछ खुद अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आपके हैंड आउट से ये सारा बनाया है। तो आप इस सबको रीड कर लीजिएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रही हूँ कि इस क्वेश्चन को आपने जो है ना ये सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी मोस्टली डेफिनेशन बनती है। फिर नीचे से ये आपने कर लेना है एक वाटर बॉडीज़, और नीचे फिर एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, ठीक है, अगर ज़्यादा नहीं करना चाहती तो। लेकिन ये जो है ना इसमें ऑटोट्रॉफिक का भी मैंने बताया है, हेटेरोट्रॉफिक, ये सब जो थे ना वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए सिंपल वर्ड्स में। आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, तो ये आपने हर हाल में करना है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद भी आएगा और आप याद करेंगे तो आपको बिल्कुल मुश्किल भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें सारा वो ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, ग्लूकोज और फोटोसिंथेसिस के बारे में, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक और जो है कीमो ऑटोग्राफी, वो सब मैंने इधर कर दिए, ठीक है। लेबल द डायग्राम ऑफ अ लंग्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको लेबल्स डायग्राम लेबल करनी होती है, तो ये आपने करना है। फिर आगे डिफाइन फूड वेब एंड एक्सप्लेन द फूड वेब इन ग्रास लैंड इकोसिस्टम थ्रू फ्लो चार्ट। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट को पूछ लिया गया। अ नेटवर्क ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन feeding relationship between organism are not as simple as a food chain. There is a diversity of organism, and one organism may be eaten by more than one other organisms. फिर आगे इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल इज ग्रास इज ईटन बाय काउस बफेलस, ठीक है। ये आपने कर लेना है। ये वैसे मैं अनइम्पोर्टेंट भी नहीं कह सकती, लेकिन इतना ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने जो है ना एक बार इसे नज़रों से आपने गुजार लेना है, ऐसा ना हो फिर कहें कि मैम आपने बताया नहीं था। वैसे ये एक बार ही आया है, ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मुझे नहीं बताया कि उनका ये वाला क्वेश्चन आया, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको ज़रूर पढ़ें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि मेरा अपना भी पेपर है। मैंने फिर भी टाइम निकाल के आप लोगों को कहने पर यहाँ पर आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद भी आएगी। आइए एग्जाम्पल ऑफ अ फूड वेब फ्रॉम लैंड इकोसिस्टम, ठीक है। ये आपने यहाँ से कर लें। ग्लास लैंड इकोसिस्टम हैज़ अ स्मॉल प्लांट, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड मैमल्स। ग्रास इज ईटन बाय मोस्ट ऑफ अ हर्बीवोरस आर ईटन बाय मोर देन वन कार्निवोरस। तो ये इसकी 3 एग्जाम्पल हैं, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपने कर लेनी है। एग्जाम्पल ऑफ अ फूड वेब लैंड इकोसिस्टम, जिसे हम ग्रास लैंड कहते हैं। ऊपर उसकी एग्जांपल थी ग्रास इज़ ईटन बाय काउस बफेलोज, और नीचे एग्जांपल ऑफ अ फूड वेब फ्रॉम लैंड इकोसिस्टम। फिर है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ HCl, केमिकल रिएक्शंस ऑफ HCl। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 3 बार रिपीटेड हो चुका है, और ये जो है मैं आपको करके भी दिखाऊंगी। जैसे मैंने पीछे NaCl का रिएक्शन करके आपको दिखाया था कि HCl प्लस NaOH यहाँ पे बनता है जी NaOH का रिएक्शन करके, ये वाला जो है NaOH और HCl का जब हम आपस में रिएक्शन करवाते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये बनाते हैं हमारे पास इधर जो है ना ये NaOH जो है, ये जब इधर रिएक्ट करता है HCl के साथ, किधर गया H2O, यहाँ पे O लिखना था, फिर आगे N, कैपिटल N A। ये ऊपर मैंने सोडियम और क्लोराइड को पहले भी करवाया था आपको रिएक्शन, तो NaCl। H2O प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये सारे रिएक्शंस आपने कर लेने, मैं यहाँ पे करवा भी दूंगी। और अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आती फिर भी समझ, तो वो मुझसे जो है मैसेज करे मुझे, तो ईमेल भी कर सकता है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, मैं उसे ब्रीफली ये सारा समझा दूँगी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी होगी। और प्लीज़ इन जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए इनको अनइम्पॉर्टेंट मत समझिएगा, आप इन क्वेश्चंस को करके जाएं, और इंशाल्लाह आपके जो हैं वो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो चुके हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।